नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। 22 जनवरी को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा प्रस्तावित है, जहां वह एक के बाद एक 3 बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले वे पतंजलि योगपीठ परिसर में इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शांति कुंज स्थित गायत्री तीर्थ पहुंचकर अखंड ज्योति के दर्शन करेंगे। बैरागी द्वीप में आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, जहां माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी और अखंड दीप शताब्दी वर्ष का भव्य आयोजन होगा। गायत्री परिवार की ओर से आयोजित इस महोत्सव में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और विशिष्ट अतिथियों के पहुंचने की संभावना है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर हरिद्वार में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। देखिए, वीआईपी महोदय का हमारे यहाँ पर एक भ्रमण कार्यक्रम है जो जनपद पौड़ी और हरिद्वार दोनों जगह पे है। उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस की भी हमारी टीमें लगी हुई हैं और हमारे पर्याप्त पुलिस बल हमारे पास उपलब्ध हो गया है। तो हम लोग इस पूरी वीआईपी जो कार्यक्रम है इसको सकुशल संपन्न करवाने में सफल रहेंगे। सर, कितनी पुलिस फोर्स यहाँ? तकरीबन 700 से ज़्यादा पुलिस बल हमारे यहाँ पे डिप्यूट किया गया है, जो इसका पूरा कार्यक्रम है सभी जनपदों में मिला के। सर, कहाँ सर? ये सब वीआईपी प्रोटोकॉल है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती, न रूट की, न लोकेशन की, न कहाँ जाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं। नई दिल्ली में बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने इस अहम दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि निश्चित तौर पर आपके कुशल नेतृत्व में संगठन नई ऊंचाइयों को छुएगा। प्रत्येक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण संपूर्ण के साथ कार्य करेंगे। रानीखेत में उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत ने जरूरतमंद परिवारों को रजाई और कंबल वितरित किए। उन्होंने मिशन इंटर कॉलेज से अभियान की शुरुआत करते हुए सरस्वती विद्या मंदिर, सिमोली, धारण और भूकमिया समेत कई क्षेत्रों में कैंप लगाए। कैलाश पंत ने कहा कि यह अभियान सर्दियों समाप्त होने तक जारी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान राहत सामग्री और बच्चों को क्रिकेट किट भी वितरित किए गए। इस अवसर पर कई सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। वास्तव में मेरे मन में भाव आया कि मेरे क्षेत्र में ऐसे लोग जो वास्तव में थोड़े बहुत असहाय हैं और इतनी बड़े कड़ाके की ठंड हो रही है, उस कड़ाके की ठंड में मैं उनको थोड़ा सहारा दे सकूं। इस दृष्टि से मैंने आज पूरे अपने ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में, रानीखेत में उन लोगों को रजाइयाँ और कंबल वितरण किए हैं कि थोड़ी उनको ठंड से राहत मिले। और मेरा मन का भाव है ये, और मैं विचार करूंगा कि ये इस भाव को मैं और ज़्यादा बढ़ा के ऐसे लोग जो वास्तव में इसके पात्र हैं उन तक ये रजाइयाँ पहुँचे, मेरा ऐसा विचार रहेगा। और इसी निमित्त मैंने आज यह कार्यक्रम यहाँ पर रखा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार की ओर से ई गवर्नेंस को सशक्त किए जाने से आम जनता को सरकारी सेवाएं अब तेज, पारदर्शी और सरल तरीके से उपलब्ध हो रही है। जहां नागरिक मोबाइल के जरिए घर बैठे आवेदन, शिकायत और प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन 1905 जैसी सेवाओं से कार्यालयों के चक्कर कम हुए और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी नियंत्रण लगा है। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि सरकार अब डिजिटल गवर्नेंस की ओर पूरी तेज़ी से बढ़ रही है। तो उसी क्रम में जितने भी हमारी सुविधाएं हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, सरकार ट्राई कर रही है कि इसको हम ऑनलाइन ही लोगों को अवेलेबल कराएं और उनको जो इंटरफेस है सरकारी ऑफिस में वो जितना हो सके वो कम हो। इसमें आप देखेंगे जितने हमारे प्रमाण पत्र हैं, मैक्सिमम प्रमाण पत्र हैं, वो अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑलरेडी ऑनलाइन किए जा चुके हैं और उसको हमारे जनपद में भी उसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। इसके अलावा हमने जनपद में जो हमारी जन शिकायतें आती हैं उसके लिए एक लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम ईजाद करा है। उसके माध्यम से ही हम सारी एप्लीकेशन लेते हैं ताकि मॉनिटर हो पाए ऑनलाइन सिस्टम में और लोगों को उसमें उनका समस्या का समाधान भी दिख जाए और पता भी चल जाए कि लेटर कहाँ पे उनका पेंडिंग है। इसके अलावा जो हमारी जिला योजना में जितनी स्कीम्स हैं, चाहे एग्रीकल्चर की हो, हॉर्टिकल्चर की हो, अभी फर्स्ट फेज़ में हमने एग्रीकल्चर की सारी स्कीमों की जो बेनिफिशियरीज है उनका
उनका जो एप्लीकेशंस है वो ऑनलाइन कर दिए, ताकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में हो और उसमें कोई इशू ना हो कि जिसने पहले अप्लाई नहीं करा था उसको ना मिले और दूसरे को मिल जाए। मैं सोनिया रावत, ये मेरे पिताजी हैं। इनका मैंने आय प्रमाण पत्र बनाया ई गवर्नेंस के माध्यम से CSC जाकर, जिसके तुरंत 15 दिन ही बाद हमें आय प्रमाण पत्र मिल गया और इस कारण मुझे दर बदर नहीं भटकना पड़ा। इसलिए मैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। लोहाघाट के राजकीय महाविद्यालय में दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं के लिए निर्मित महिला छात्रावास अब फरवरी से संचालित किया जाएगा। 423 लाख रुपए की लागत से बने छात्रावास का निर्माण लगभग 2 वर्ष पूरा हो गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से हस्तांतरण नहीं हो सका था। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर लता केड़ा ने कहा कि छात्रावास अब महाविद्यालय की संपत्ति बन चुका है और छात्राओं ने रहने के लिए आवेदन भी किए हैं। साथ ही वाणिज्य संकाय का नवनिर्मित भवन भी फरवरी से शुरू होगा। क्षेत्रवासियों ने इसे छात्राओं के लिए बड़ी राहत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सराहनीय कदम बताया है। नहीं, ये फरवरी माह में जैसे ही महाविद्यालय शीतकालीन अवकाश के बाद खुलेगा तो कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट है, फैकल्टी पूरा वो चला जाएगा, वहीं शिफ्ट हो जाएगा और महिला छात्रावास भी जो है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। इसमें कुछ महिला अभ्यर्थियों की हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं और जो कॉमर्स बिल्डिंग है हमारी, उसमें भी फर्नीचर, पूरा नया फर्नीचर आ चुका है और उसमें इस वक्त भी परीक्षाएँ संचालित हो रही हैं और शीघ्र ही वो पूरी तरीके से अपने काम में शुरू हो जाएगा। तैयारी अभी फरवरी के बाद होगी। हाँ, अभी एप्लीकेशंस जरूर हैं। चंपावत जिला मुख्यालय में पुलिस और एसएसबी की ओर से सड़क सुरक्षा के तहत जागरूकता रैली आयोजित की गई। सीओ शिवराज सिंह राणा के नेतृत्व में खटकना पुल से जीआईसी चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस जवानों और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। रैली में लोगों को यातायात नियमों का पालन, हेलमेट पहनने, नाबालिगों को वाहन न देने और परिवार को जागरूक करने की सलाह दी गई। इस दौरान यातायात प्रभारी हयात सिंह कोतवाल, BS20 TI ज्योति प्रकाश और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जागरूकता माह चल रहा है। ये दिनांक 16/1/2026 से 14/2/2026 तक चलेगा। इसके माध्यम से हमने एक रैली निकाली है चंपावत बाज़ार में। इसका मेन उद्देश्य है कि सभी लोगों को जागरूक करना कि आप लोग सभी यातायात के नियमों का पालन करें और हमेशा 2 पहिया वाहन में हेलमेट का प्रयोग करें, नशे में वाहन न चलाएं, तेज़ गति से वाहन न चलाएं और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करें, क्योंकि आए दिन प्रतिदिन हमारे ज़िले में या हमारे प्रदेश में या देश में ये सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये हमारा जो है 1 महीने का कार्यक्रम चलेगा। हम सभी स्कूल के बच्चों को या इस प्रकार से अवेयरनेस करते रहेंगे। सभी हमारे जितने भी चंपावत के जितने भी कस्बे हैं या शहर हैं, सभी में हम ये रैली निकालेंगे। अगर बाय द वे ये रैली निकालने के बाद भी कोई यातायात के नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ आवश्यक जो आईएमबी एक्ट की धाराओं में जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। चमोली में कई दिनों के धरना प्रदर्शन के बाद औली बचाओ असर हुआ है, जिससे लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। स्नो मेकिंग सिस्टम का हाल चाल जानने के लिए एक टीम पहुंची। उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही आर्टिफिशियल बर्फबारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। चमोली में सेव औली मूवमेंट के दौरान पर्यटन सचिव उत्तराखंड सरकार और जनप्रतिनिधियों के सकारात्मक पहल के फलस्वरूप अब विंटर डेस्टिनेशन औली में सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगे हैं। जहां विंटर डेस्टिनेशन औली में एक तरफ औली बचाओ मुहिम चल रही थी तो दूसरी तरफ आंदोलनकारियों का दबाव ही था कि GMVN के निर्माण शाखा के विशेष कार्याधिकारी अजय चौहान भी आनन फानन में औली पहुंचे। ये सब काम देखने के लिए यहाँ आया हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ स्केटिंग रिंग का काम देखा अपना। वहाँ पर लेबर, मिस्त्री और ठेकेदार सब लगे हुए हैं। उसको हम जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। जब तक ये हमारा फेस्टिवल हो उससे पहले हम इस कार्य को पूरा करेंगे। GMVN के निर्माण शाखा के विशेष कार्याधिकारी ने बदहाल हो चुकी आइस स्केटिंग रिंग सहित जंग लग चुकी कृत्रिम बर्फ बनाने वाली मशीनों का जायजा लिया। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कार्निवल की तैयारी को लेकर औली में ये निरीक्षण होना बताया। गढ़वाल मंडल विकास निगम के OSD निर्माण शाखा अजय चौहान ने बताया कि उन्होंने आइस स्केटिंग रिंग सहित आर्टिफिशियल वाटर स्टोरेज लेक
और स्नो मेकिंग सिस्टम के सभी अंगों का स्थलीय निरीक्षण किया और जानकारी ली है। ये जो सब हमारी मशीनें हैं बर्फ बनाने की और जनरेटर वगैरह, इसका भी निरीक्षण किया और इस सब की रिपोर्ट में अपने उच्चाधिकारियों को प्रेषित करूँगा। अजय चौहान ने बताया कि अब इसकी रिपोर्ट वो अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। मुहिम ने कहीं न कहीं ऑयली की दशा और दिशा के साथ साथ बंद पड़े रोपवे के फिर से दिन बुहरने के आसार नजर आ रहे हैं, जो शीतकालीन पर्यटन के लिए अच्छी खबर है। दरअसल विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में बर्फबारी न होने के कारण पर्यटकों और स्थानीय कारोबारियों में निराशा का माहौल है। यहाँ 6.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित स्नो मेकिंग मशीनें रखरखाव के अभाव में खराब पड़ गई हैं। इसके अलावा औली में बनाई गई कृत्रिम झील भी सूखी पड़ी हुई है, जिससे पर्यटन कारोबार पर असर पड़ रहा है। आइस स्केटिंग रिंग भी उद्घाटन के बाद से बेकार पड़ा है, जिससे नाराज लोगों ने मुहिम शुरू की, जिसका अब असर हुआ है। औली से संजय कुंवर की रिपोर्ट। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी जी कर दिया गया है। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस जारी है और इन सब के बीच भ्रष्टाचार की खबरें लगातार सामने आ रही है। उधम सिंह नगर में जेई रोजगार सेवक ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान से क्या खेल किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। नहीं, ऐसा तो मेरे संज्ञान में कोई ऐसा प्रकरण है नहीं। अगर इस तरह की कोई भी चीजें होती है तो जांच कर लिया जाएगा, जांच का विषय। साहब का नाम है शेखर जोशी, जो उधम सिंह नगर के बाजपुर में खंड विकास अधिकारी हैं, जिनको ये तक पता नहीं है कि इनके इलाके में क्या काम हो रहा है, कहां भ्रष्टाचार हो रहा है। तो फिर सवाल है, साहब को बीजेपी की सरकार सिर्फ इसलिए वेतन दे रही है ताकि कार्यालय में कुर्सी पर बैठकर आराम कर सके। मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो खंड विकास अधिकारी ने कहा कि पूर्व प्रधान ने शिकायत पत्र दिया है, जांच के लिए टीम बनाई गई है, बाकी हमें कोई जानकारी नहीं है। मनरेगा से संबंधित एक कार्य के शिकायत के लिए यहाँ पर ग्राम पंचायत गुमसानी विकासखंड बाजपुर के जो पूर्व में ग्राम प्रधान रहे हैं वो और उससे भी कुछ समय कार्यकाल के एक और प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, 2-3 लोग और उनके साथ में कुछ अन्य लोग यहाँ पर आए थे। उनके द्वारा एक यहाँ पर पत्र प्रस्तुत किया गया है। उसमें लिखा गया है कि वहाँ पर जो मनरेगा कार्मिकों की उपस्थिति एवं उस कार्य की कुछ गुणवत्ता के संबंध में कुछ शिकायतें हैं। उसके लिए एक कमेटी का गठन कर लिया जाएगा और जो श्रमिक वहाँ पर कार्यरत है उनसे बयान अगर दर्ज कराने के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि कार्य का क्या है। बाकी कार्य की गुणवत्ता का जहाँ तक प्रश्न है, जेई मनरेगा को निर्देशित किया गया कि एक बार पुनः उस कार्यों का जाकर के जांच करेंगे। उनके द्वारा बताया गया है कि कार्य की पूर्ण गुणवत्ता रूप से करवाए गए। हाँ, अगर इस तरह का प्रकरण कोई उसकी पुष्टि होती है कि एनएमएमएस जो हमारा एक जो हाजिरी का प्रावधान है उसमें अनियमितता हुई है, तो संबंधित जो मेट हैं या अन्य जो भी वहाँ पर हमारे मनरेगा से संबंधित कार्मिक हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, जो उत्तरदायी पाया जाएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम जरूर इस पर निश्चित रूप से उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। नहीं, ऐसा तो मेरे संज्ञान में कोई ऐसा प्रकरण है नहीं। अगर इस तरह की कोई भी चीजें होती है तो जांच कर लिया जाएगा, जांच का विषय। सच तो यह है कि मनरेगा के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने योजना को अपना रोजगार बना लिया है। बाजपुर ब्लॉक के ग्राम गुमसानी के ग्रामीणों ने इसका खुलासा किया है। जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट की तब चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जहां पर काम हुआ ही नहीं, उसमें शिलापट लगाकर कैसे पैसे निकाल लिए गए। लोगों को रोजगार देने की जगह जेसीबी से कार्य किया जा रहा है और पैसे निकाले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक ही फोटो को कई जगह अपलोड कर पैसे निकाले गए। हम लोगों को शिकायत मिल रही थी गरीब आदमियों से कि उनके जॉब कार्ड डिलीट कर दिए। हमने इस पे ध्यान दिया क्योंकि मैं पूर्व में प्रधान रह चुका हूँ, ठीक है। मैंने इस पे ध्यान दिया जब मैंने देखा गुमसानी में कार्य हो रहे हैं। जब हमने इन कार्यों की जानकारी निकाली, हमने इन्हें देखा, तो इन लोगों के जो द्वारा जो जॉब कार्ड में फोटो दर्शाया जा रहा है, अटेंडेंस लगाई जा रही है, सब कुछ कहा जा रहा है, करा जा रहा है। उसमें लेबर जहाँ तहाँ से इधर उधर से ला के दिखा रहे हैं ये लोग, पर मौके पे लेबर नहीं थी, कुछ नहीं, सिर्फ अटेंडेंस थी वो जो कि फर्जी लगाई जा रही थी। उसकी हमने खुद विकास अधिकारी को, लोचन जी को स्पेशल शिकायत करी। उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पर डे 60-70 जितनी भी उनसे लेबर इसमें दर्शाई गई वो दर्शाई गई है। मौके पर आप ग्राउंड रिपोर्ट में हमने दिखाया है, आपने देखा है, कार्य नहीं हुए हैं। अब इसी की शिकायत हमने आला अधिकारियों को की है
और इनसे भरोसा है कि अगर ये कार्रवाई करते हैं, नहीं करते हैं तो हम इसके लिए और भी डालना जो कागजों में है किस तरह का सामने आया आपको? एक फोटो कई ग्राम सभाओं में दर्शाया गया और हमारे ही अपने गांव में एक ही कार्य पे रामचरण के खेत से फोटो वही लगी हुई है, तो हरपाल के खेत पे भी वही लगी है, तो लाल जी के खेत से NH74 तक फोटो वही है, कार्य के सिर्फ नाम चेंज है और सिर्फ लेबर के नाम चेंज है। ग्राम पंचायत गुमसानी के स्थानीय निवासियों ने एक शिकायत पत्र देकर बताया कि मनरेगा योजना में प्रतिदिन 100 से 150 मजदूरों से कार्य कराना दर्शाया जा रहा है और मनरेगा मजदूरों के नाम और पता रजिस्टर में बाहर के मजदूरों को दर्शाया जा रहा है। ग्राम गुमसानी के मनरेगा जॉब कार्ड धारक मजदूरों को योजना के तहत काम नहीं दिया जा रहा है। आरोप लगाया गया कि गुमसानी के मनरेगा योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों में 100 से 150 बाहरी मजदूरों और JCB को यूज किया जा रहा है, जिसका वीडियो भी उपलब्ध है। ब्लॉक स्तर से जो काम होता है मनरेगा का कच्चा काम जिसे बोलते हैं, वो ऐसा होता है कि वो गरीबों के लिए होता है, जिसमें गरीबों के जॉब कार्ड लगते हैं और सीधा गरीबों के खाते में, मजदूरों के खाते में पैसा जाता है। अब उसमें ग्राम प्रधान करते क्या है कि यहाँ के जो जॉब कार्ड हमारे यहाँ के जो बने थे पहले, उसमें पुरानी प्रधानी में जो कार्ड बने थे, वो सारे जॉब कार्ड सर्वे कराए इन लोगों ने कि भाई सर्वे चल रही है, तो गरीबों ने सोचा कि हमारे कार्ड रिन्यूअल होंगे, लेकिन वो सारे निरस्त कर दिए गए हैं। और आज जो नए कार्ड जो बाहर के लगे हुए हैं, जिसकी हमें भी जानकारी नहीं है कि कौन कार्ड कहाँ का है, कौन मजदूर कहाँ का है, इन्होंने सारे कार्ड बाहर के लगा के और ये नाले की सफाई कार्य कराए, चौड़ीकरण के नाम से ये बोर्ड भी लगा देखो मनरेगा का, आपने देखा होगा, लेकिन कहीं भी कोई चौड़ीकरण के नाम पे कोई फावड़े से कोई निशान नहीं लगाया इन लोगों ने। कोई काम हुआ है या पैसे ऐसे खाली फर्जी पैसे निकाले गए हैं इसमें, जो है ना। अब जैसे कि अधिकारी लोग हैं, हमारे जो सेक्रेटरी साहब है लोचन जी, या हमारे जो भी ग्राम प्रधान है, इनमें सारे अधिकारी इस नाले को पास भी देख के काम को पास भी करते हैं आगे, तब कि इन्हें भी ये दिखता होगा कि भाई देखो नाला या कोई भी चीज इसमें कार्य हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन बाकी इनकी सबकी मिली भगत से। जेई ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान की मिली भगत के चलते सरकारी धन में दुरुपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम गुमसानी के मजदूरों से कार्य कराने का अनुरोध किया गया तो उन्हें काम देने से मना कर दिया गया। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का वायदा करती है, तो फिर उम्मीद है कि इस मामले में भ्रष्ट जेई ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्निबल टीवी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद जिला अधिकारी सविन बंसल ने जर्जर विद्यालय भवनों को लेकर जीरो टॉलरेंस अपनाया। नतीजा ये रहा कि महज 10 दिनों में 100 स्कूलों की जर्जर भवन रिपोर्ट सामने आ गई, जो वर्षों से फाइल में दबकर रखी थी, जिससे बहुत सारे सवाल भी दबकर रह गए, जो आज जाकर सामने आए हैं। जिले में वर्षों से सैकड़ों बच्चे ऐसे स्कूल भवनों में पढ़ने को मजबूर हैं जिनकी दीवारें कब गिर जाएं कोई भरोसा नहीं। छतों से सरिये झांक रहे हैं तो बरसातों में कमरों में पानी टपकता है और फिर भी बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। अब इस लापरवाही पर जिला प्रशासन ने निर्णायक प्रहार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने जर्जर विद्यालय भवनों को लेकर जीरो टॉलरेंस अपनाया। नतीजा ये रहा कि महज 10 दिनों में 100 स्कूलों की जर्जर भवन रिपोर्ट सामने आई, जो वर्षों से फाइलों में दबकर रह गई थी। देखिए, उत्तराखंड के नौनिहालों के और बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा सरकार का है और इसीलिए डीएम साहब ने कहा है कि जो स्कूल जर्जर हालत में हो चुके हैं या जिनकी स्थिति बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उनको ध्वस्तीकरण करना जरूरी हो गया है, या जहां पर खंडरनुमा हो चुके हैं, पेड़ पौधे उनके बीच में उग आए हैं, बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से ये कदम उठाया गया है। और आगे बहुत जल्दी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पीडब्ल्यूडी और लोक निर्माण विभाग जल्दी से जल्दी एस्टीमेट तैयार करके इन भवनों को तैयार करेगा और बच्चों की पढ़ाई भी इसमें खराब नहीं होगी। प्रशासन जब हरकत में आया तो जांच में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। जिले के 79 विद्यालयों में भवन पूरी तरह से निष्प्रयोज्य पाए गए। इनमें 13 माध्यमिक और 66 प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। ये वो भवन है जहां बच्चों का बैठना तक खतरे से खाली नहीं था। इसके अतिरिक्त 17 विद्यालय आंशिक रूप से जर्जर मिले, जबकि 8 स्कूल भवन फिलहाल सुरक्षित पाए गए। जिलाधिकारी ने साफ कर दिया कि जिन 63 स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था पहले ही कर दी गई है, वहां तुरंत ध्वस्तीकरण होगा। शेष 16 विद्यालयों में पहले बच्चों की पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और उसके बाद भवन गिराए जाएंगे।
अन्य स्कूलों में उन बच्चों को जो है शिफ्ट किया जाएगा और ऐसे स्कूल जिनमें बच्चों की जान के ऊपर हमेशा खतरा मंडराया रहता है और वो किसकी कमियों से है, इस चीज़ के लिए भी जांच के उन्होंने आदेश दिए हैं, क्योंकि इसमें कई तरह की उन अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही भी हो सकती है, शिक्षकों की लापरवाही भी हो सकती है, एस्टीमेट नहीं बनते हैं, सूचना नहीं देते हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसके लिए सविन बंसल जी ने आदेश भी दिए हैं और कहा है कि जल्दी से जल्दी ये स्कूल अच्छे तरीके से बढ़िया बनने का तैयार हो, ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई भी उसमें खराब ना हो। तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने ये कदम उठाया है, तो मुझे लगता है कि ये कदम गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे हमारे लिए और उनकी जान हमारे लिए सर्वप्रथम है कि हम उनको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसीलिए ये कदम डीएम साहब ने उठाया है और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा कदम है। ऐसे स्कूलों को जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उनको सुंदर और सुदृढ़ बना करके बच्चों की पढ़ाई को सुचारू किया जा सकता है। ध्वस्तीकरण और सुरक्षा कार्यों को लेकर 1 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत भी की गई है। लोक निर्माण विभाग को 7 दिन के भीतर आंगन तैयार करने को भी निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी हाल में जर्जर भवनों में पढ़ाई नहीं होगी। ये कार्रवाई सिर्फ भवन गिराने तक की नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग की उस व्यवस्था पर भी सवाल है जिसने बच्चों की सुरक्षा को सालों से नजरअंदाज किया गया। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस कई बार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध चुकी है, लेकिन विपक्ष यहां अपनी भूमिका में सही साबित नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पहले से जर्जर पड़े स्कूलों को नजरअंदाज कर रही है, जिसका खामियाजा हमारे नौनिहालों को भुगतना पड़ता है। सरकार बार बार बहाना लगाती है, लेकिन अब खुद रिपोर्ट में प्रदेश की शिक्षा स्तर की पोल खुल गई है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से जिस बात को कहती आ रही है वो बात सदैव सत्य होती है। हमने कहा कि इस प्रदेश में स्कूलों की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है और मॉनसून में भी आपने देखा कि 1500 से ज़्यादा ऐसे स्कूल थे जो खुद रिपोर्ट कह रही थी शिक्षा विभाग की, जो जर्जर अवस्था में पूरे प्रदेश में थे, जो जिनमें आपदा के वक्त और मॉनसून के वक्त माता पिता अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते क्योंकि उन्हें किसी दुर्घटना का डर रहता है। और आज भी वही हुआ, जब रिपोर्ट मांगी डीएम सविन बंसल जी ने तो आपने देखा दून में ही 100 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनकी जो व्यवस्था है वो जर्जर स्थिति में है। तो आप सरकार कह रही है एक तरफ कि आप शिक्षा को जो है प्रोग्रेसिव की तरफ ले जा रहे हैं, शिक्षा में विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जब स्कूलों की ही स्थिति ऐसी है कि आपके पास भवन नहीं है, आपके पास शिक्षक नहीं है, आपके पास अरेंजमेंट नहीं है, और फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप जो है इस प्रदेश के बच्चों को पढ़ा करके अच्छा भविष्य देने का कार्य करेंगे। आपको याद होगा कि एक रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई थी, उस रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि देहरादून में ही 142 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर जो है बालिकाओं के लिए शौचालय तक नहीं है। तो सरकार चाहती है क्योंकि जब पढ़ेगा प्रदेश तो सवाल पूछेगा प्रदेश, और भाजपा सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं होते। यही वजह है कि ये चाहते नहीं है कि जो है कोई भी बच्चा इस प्रदेश में पढ़े। प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, हर विभाग का, हर स्तर का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका यही हाल इस सरकार ने कर रखा है। सबसे बड़ा ये सवाल है कि अगर जिलाधिकारी की सख्ती ना होती तो क्या ये जर्जर स्कूल कभी सामने आते? जिन भवनों को अब निष्प्रयोजक घोषित किया गया है, क्या वो नई समस्या नहीं थे? कई स्कूल पिछले 5 से 10 साल से जर्जर हालत में थे, फिर भी ना तो समय पर निर्माण हुआ और ना ही रिपोर्टिंग। शिक्षा विभाग, निर्माण एजेंसियां व स्थानीय प्रशासन के बीच जिम्मेदारी तय न होने का खामियाजा सीधे बच्चों को भुगतना पड़ा। हर साल मामूली मरम्मत दिखाकर फाइल बंद कर दी गई, जबकि असल जरूरत भवन खाली करने और ध्वस्तीकरण की थी। अब जब कार्रवाई शुरू हुई है तो ये साफ हो गया है कि प्रशासनिक इच्छा शक्ति हो तो 10 दिन में भी तस्वीरें बदल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।